हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th बिजनेस स्टडी हम कर रहे हैं। 12th की बिजनेस स्टडी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो जो क्लास 12th के बच्चे हैं आपके जानने वाले, आप उनको बता सकते हैं। वो सारी वीडियो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश में। ये भी जो मेरी वीडियोस हैं ये दोनों ही लैंग्वेज में हैं। कंटेंट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है और दोनों में ही मिलकर मैं पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग, जिसको हम पढ़ेंगे। और इससे पहली वीडियो और इस वीडियो का जो पीडीएफ कंटेंट है वो मैं इस वीडियो के अंत में इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने कंटेंट पर। आज का हमारा जो टॉपिक है, पिछली क्लास में हमने सर्विस पढ़ ली थी। सर्विस के जो नेचर है वो पढ़ लिया था। सर्विस और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज पढ़ ली थी। तो आज हम क्लास में बिजनेस सर्विस का जो पहला टाइप है बैंकिंग, उसको देखेंगे कि वो क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग से रिलेटेड है कि बैंकिंग क्या होती है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि बैंकिंग क्या होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक बैंक दिखा रखा है जहाँ पर कस्टमर सर्विस अवेल कर रहे हैं और बैंक उनको वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रक्रिया इंटेंजिबल है, ये इसका एक फीचर है, आप जानते ही हैं। तो बैंकिंग क्या है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स। अब बैंकिंग क्या होती है, यहाँ से उसका मीनिंग बताना शुरू किया। विच मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक से पैसा बैंक एक्सेप्ट करता है और उसका रीज़न क्या होता है, उस पैसे को जो उनकी सेविंग है उसको एक्सेप्ट करने का, कि भविष्य में वो उसको लैंड कर सके, मतलब कि उसको उधार दे सके जिनको उसकी ज़रूरत है, या अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है तो वो उसको इन्वेस्ट कर सके बैंक, सो दैट वो मॉनेटरी बेनिफिट कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, और जिनसे उसने एक्सेप्ट किया है उनको वो ब्याज के रूप में कुछ दे सके। तो ये काम बैंकिंग के अंदर होता है। अब जो ये पैसा एक्सेप्ट किया है रीपेबल ऑन डिमांड होता है। जब कंज्यूमर मांगता है बैंक को ये वापस करना पड़ता है, और अदरवाइज इसका उल्टा भी हो सकता है। दूसरा, बैंकिंग के अंदर क्या होता है, विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। हम जो पैसा है वो कैश में भी निकाल सकते हैं, चेक से भी निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। एक ऑर्डर होता है होता है वो भी देकर हम पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम जो पैसा हमने अपना जमा करा होता है वो निकाल लेते हैं। तो बैंकिंग एक वो सिस्टम है जिसके थ्रू बैंक डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज दोनों को देता है। जो सेवर्स होते हैं, इन्वेस्टर जिनको हम कहें एक तरीके से, वो उनको भी सेवाएं प्रदान करता है, और लेंडर को भी लेंडर तो वो खुद है, जो लेना चाहते हैं उनको भी वो सेवाएं प्रदान करता है। बहुत प्रकार की सेवाएं हैं जो बैंकिंग के अंदर आती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ लोन है जो बैंक अपने कस्टमर को देता है। डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट है जो खुलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज फैसिलिटीज़ बैंक अपने कस्टमर को देता है, सो दैट वो आसानी से, फ्रीली, सेफली, टाइम सेविंगली अपने का जो भी उनकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। बैंकिंग ही अभी वही चल रहा है। तो एक बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट मनी करता है ऑन डिपॉजिट, मैंने आपको बताया था। रीपेबल ऑन डिमांड होता है, एंड आल्सो अर्न ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फिर बैंक का वही सिस्टम आया, या बैंकिंग की फिर डेफिनेशन आई। ए बैंक स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। तो बैंक क्या करता है, पैसे का लेन देन करता है जिससे बाजार में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। तो वो स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, क्योंकि जहाँ सेव है पैसा, वो उस पैसे को क्या करता है, उस सर्कुलर फ्लो में लाता है, जहाँ से पैसा दूसरों के पास जा सकता है जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो वो सर्कुलेट करता है मनी का। अगर मैं सेविंग कर कर अलग से अपने घर में रख लूँगा तो इतना ही पैसा हमारी आर्थिक क्रियाओं का जो ये सर्कल है इससे बाहर हो जाता है। तो ये सेविंग को इसके अंदर लाता है बैंक, और उसके बाद जो लेंडर्स होते हैं उन तक ये पैसा पहुंचाता है,
और वो उसको यूज़ कर कर प्रॉफिट कमाते हैं, सो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। तो बैंकिंग ये काम हमारे लिए करता है। फिर कुछ और पढ़ते हैं। तो इट क्या करता है, इट मोबिलाइज करता है किसको, सेविंग ऑफ द पीपल को, एंड मेक फंड अवेलेबल टू बिजनेस फाइनेंसिंग, जिनको भी पैसे की ज़रूरत है उनके लिए वो फाइनेंस करता है। देयर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किस लिए ज़रूरत है बिजनेस को इस पैसे की, कि या तो उन्हें कोई मोटा खर्चा करना होता है, जैसे कोई मशीन परचेज करनी है, कोई लैंड परचेज करना है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको पता ही है। या अपने जो छोटे मोटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उनको भी पूरे उसके के थ्रू करता है। कभी वो सैलरी देना चाहता है, या वो गुड्स में रॉ मटेरियल परचेज करना चाहता है, तो ऐसे हर जगह पर जहाँ पर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उनके लिए भी उसको यूज़ करता है। किसका पैसा होता है, जिन्होंने, जो वो लोग जिनके पास वो एक्स्ट्रा है, जिन्होंने अपनी सेविंग कर रखी है, उनके पैसे को, तो वो उसको मोबिलाइज करता है, मतलब कि उसको अवेलेबल कराता है। इट आल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी वो डील करता है, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब उनके बदले में वो फिर लेता भी है, क्योंकि जब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन भी वो लेता है। तो विभिन्न प्रकार के काम जो है, आप बैंक के थ्रू जो आपने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट भी पे करवाते हो, ठीक है। आप बैंक के थ्रू ही आप देखोगे आगे कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसको आप डिस्काउंट भी करा सकते हो। आप बैंक के थ्रू और बहुत सारे काम करते हो, बैंक उसके अगेंस्ट कमीशन भी लेता है, आप अपनी कमीशन भी बैंक में डायरेक्ट जमा करवा सकते हो। तो बैंक हमारे लिए बहुत टाइप के कार्य करता है। तो ये है हमारा बैंकिंग। अगर कोई पूछे कि बैंकिंग क्या होती है, अब अगर मैं बैंकिंग में जाऊं और ये देखूं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो बैंक मेनली इन 4 प्रकार के बैंक हमारे होते हैं। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। हमारे अभी के कोर्स में सिर्फ पहले वाला है वाणिज्यिक बैंक, बाकियों के मीनिंग जरूर हैं पर डीपली नहीं है, तो इसलिए हम कमर्शियल बैंक पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी चारों प्रकार के बैंक हमारे होते हैं, इन चारों को हम एक बार थोरोली नहीं तो समरी के रूप में इनको जरूर एक बार पढ़ लेंगे। तो 4 प्रकार के बैंक है, ये आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ बैंक जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला कमर्शियल बैंक आता है, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ले रखा है यहाँ पर। तो एक कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो मनी में डील करता है, वो सारे ही बैंक करते हैं। ये गवर्न जो होता है वो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का होता है, उसके थ्रू इसको शासित किया जाता है, इसको चलाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स, फिर वही बैंक का मीनिंग आएगा, कुछ अलग नहीं है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यही इसका बेसिकली मीनिंग होता है, ठीक है। बेसिकली आप इसी काम के लिए करते हो, बाकी अलाइड सर्विस आप बहुत सारी देते हो उनके साथ, ठीक है। तो वो पैसा एक प्राप्त करता है जनता को ऋण या बिजनेस को ऋण देने के लिए। अब वाणिज्यिक बैंक में अगर जाएं तो 2 प्रकार के आपको बैंक के टाइप मिलेंगे। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर, आप सेक्टर अभी पढ़ के आए हो पिछले चैप्टर में, जब सेक्टर में पब्लिक लिखा जाए दैट्स मीन्स गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ए मेजर स्टेक एंड दे यूजली नीड टू एम्फेसाइज ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑन देन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का एक मेजर स्टॉक शेयर होता है, आपने पढ़ा है एटलीस्ट 51% होता ही होता है, और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना, उनसे आय कमाना नहीं होता, जो सामाजिक उद्देश्य पूरा करना होता है या सामाजिक जो सेवाएं हैं वो प्रदान करना पहला ऑब्जेक्टिव होता है, कि समाज को जो जरूरी है उस ज़रूरत को वो पूरा कर सकें। इस उद्देश्य से पब्लिक सेक्टर बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है। अब वो चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो या भारतीय स्टेट बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या इंडियन बैंक हो, बहुत सारे बैंक अभी बंद हो चुके हैं, यूको बैंक हो, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वो सारे ही पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अभी उनको जो है कम किया जा रहा है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बीओबी हो, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे बैंक जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। दूसरे जो आते हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बहुत सारे बैंक हैं जो इसमें आते हैं, येस बैंक वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जिनकी जो मालिकाना हक है या जिनको चलाना
या इनको जो कंट्रोल करना होता है वो प्राइवेट प्रमोटर्स के हाथ में होता है, मतलब कि एक प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, और वो फ्री हैं ऑपरेशन के अपने, जैसा वो चाहते हैं, जैसा मार्केट फोर्सेस हैं उसके अनुसार वो अपने व्यवसाय को, अपने बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए आज़ाद होते हैं। अब वही सेकंड पर पहुंचते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक पढ़ लिए कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जो गवर्न किए जाते हैं प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड मीन्ड एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट। तो सस्ता उधार प्रदान करते हैं ये टू देयर मेंबर, जो भी इनके अकाउंट होल्डर होते हैं, मेंबर्स होते हैं उनको। ये एक रूरल क्रेडिट का, ग्रामीण उधार लेने की क्षमता का एक इम्पोर्टेंट टाइप होता है। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया जो है एक एग्जाम्पल है रूरल क्रेडिट का। तो ये मैंने कुछ 2-3 बैंक मुझे मिले, मैंने यहाँ पर ले लिए। ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, ऐसे ही पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये बैंक इसलिए इस्टेब्लिश किए गए थे कि जो ग्रामीण आर्थिक जो है, क्योंकि हम मेनली बेसिकली हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो वहाँ पर हमें जो है बैंकिंग की बहुत ज़रूरी है। ऐसी बैंकिंग की जो हमें सस्ते में लोन दे सके, उस लोन के थ्रू हम अपनी जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो छोटे बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वो हमारी खेती से संबंधित हो, हम उनको पूरा कर सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। तो इनको बैंक को इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया था। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है। ऐसे ही एक स्पेशलाइज्ड बैंक होता है जो इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। पहले वाले जो थे ये एग्रीकल्चर से फील्ड या स्मॉल इंडस्ट्री को से रिलेटेड थे, और बेसिकली वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड। बट जो ये हैं ये इंडस्ट्री को फोकस करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि ये इंडस्ट्री को जो है वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। ये भी वही करते हैं कि उनको ऐसी सुविधाएं देते हैं सो दैट वो अपने बिजनेस को ईजिली चला पाएँ, ठीक है। तो ये बैंक भी भारी परियोजना या विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करते हैं, इंडस्ट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम करते हैं। आप फॉरेन ट्रेड में भी हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे बैंक जो होते हैं, और इसमें जो एग्जांपल अगर हम कुछ देखें तो एक है फॉरेन एक्सचेंज बैंक, जहाँ पर जो करेंसी है उसको एक्सचेंज किया जाता है। इंडस्ट्रियल बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड जो है उस एक यूनिक एक्टिविटी की उनको पूरा कर रहे हैं। तो जो भी विशिष्ट गतिविधियां होती हैं इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में, अब चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो, या इंडस्ट्री से संबंधित हो, या डेवलपमेंट से संबंधित हो, या एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंस से संबंधित हो, उनको वो पूरा डील करते हैं। ऐसा ही एक बैंक है एग्जिम बैंक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी कंपनी इसमें लगी हुई है उनसे रिलेटेड फाइनेंसिंग, उनसे रिलेटेड जो प्रोसीजर होते हैं उनको देखते हैं। IDBI एक और बैंक है जो इंडस्ट्री को डेवलप करने से के लिए बनाया गया था। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो ये बैंक्स हैं जो स्पेशलाइज्ड बैंक हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य से इनको बनाया गया है, और उस विशिष्ट क्षेत्र के अंदर ही ये अपने बिजनेस को डील करते हैं या अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। नॉर्मल कंज्यूमर इनके कस्टमर नहीं होते, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक कहलाते हैं। सेंट्रल बैंक है जो इन सभी बैंकों पर कंट्रोल करता है, जो हमारे यहाँ पर RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है जो सभी बैंकों पर कंट्रोल है इसका, और वो रेगुलेट करता है अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज, कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री। सारे बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक नहीं सिर्फ। इट आल्सो एक्ट एज ए गवर्नमेंट बैंकर, क्योंकि वो सरकार का होता है। सरकार का मतलब ये होता है कि जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल बैंक उसके कंट्रोल में होता है, तो वहीं से वो अपनी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनको अप्लाई करवाते हैं। तो इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। तो आप देखते हो कि RBI ही इंट्रोड्यूस करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सब हमारी बैंकिंग पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। तो उनको सबकी जो मॉनिटरिंग है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। अब सेंट्रल बैंक के या अब जो मेन पार्ट बचा है वो कमर्शियल बैंक के कार्य बचे हैं, जो पीछे हम पढ़ के आए थे, क्योंकि हमारे में अभी जो मेन फोकस है वो कमर्शियल बैंक का है। तो कमर्शियल बैंक के कार्य क्या हैं वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है।
तो डिपॉजिट आर द बेसिस ऑफ लोन ऑपरेशन सिंस बैंक आर बोथ बोरोवर एंड लेंडर ऑफ मनी। तो देखो डिपॉजिट एक ऐसा बेस है किसी भी बैंक के लिए जिसके बेस पर वो लोगों को उधार दे पाएगा, क्योंकि बैंक क्या करता है, पैसा लेता भी है और फिर पैसा देता भी है। लेने के पर जो ब्याज की दर होती है वो कम होती है, उसी जब वो किसी को उधार देता है तो वहाँ ब्याज की दर ज़्यादा होती है, जहाँ से वो अपना प्रॉफिट कमाता है। एज बोरोवर मतलब कि जब वो बैंक एक उधार के रूप में होता है तो वो इंटरेस्ट पे करता है, और जब वो एक लेंडर होता है मतलब कि उधार देने वाला होता है, जब लोन देता है तो वो इंटरेस्ट को प्राप्त करता है, और इसके थ्रू ही वो अपना मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको जनरेट करता है। तो सबसे पहला काम था डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। अब जब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो 3 प्रकार के अकाउंट हैं जो खुलते हैं, जो आपको पता होना चाहिए खातों के प्रकार। तो सबसे पहले ये सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट आर फॉर एनकरेजिंग सेविंग बाय इंडिविजुअल। एक व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा अब वो कुछ सेव कर सके तो उसके लिए सेविंग अकाउंट खुलता है, जहाँ पर हम बचत को अपनी जमा कराते हैं। बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है जो भी आरबीआई ने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग। इन अकाउंट में से विड्रॉवल जो है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आज के समय में थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, कि कितना अमाउंट वो निकाल सकते हैं और कितनी बार निकाल सकते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। आज की बार देखें तो ज़्यादातर बैंकों ने 4 ट्रांजेक्शन कर रखी हैं। 4 से ज़्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो विड्रॉवल पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते, निकाल आप सकते हैं, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। फिर आता है हमारा करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन ही खोलते हैं। एक नॉर्मल पब्लिक इस अकाउंट को नहीं खोल सकती, इसको ऑपरेट नहीं कर सकती। तो करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन के थ्रू यूज़ किया जाता है अपने बिजनेस ऑपरेशन के रिलेटेड। करंट अकाउंट जो है उसमें जो भी डिपॉजिट होता है उसको कभी भी वो निकाल सकता है, मतलब जो भी उसका बैलेंस होता है वो उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है जिस भी एक्सटेंट तक वो चाहे, और किसी भी समय कोई प्रायर नोटिस उसके लिए नहीं देना। वहाँ पर कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन जो सेविंग बैंक में थी वो यहाँ नहीं होती। जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं, वो जो भी पैसा उनके अकाउंट में पड़ा रहता है उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता जो वहाँ मिल रहा था। तो इनके डिपॉजिट अमाउंट पर इनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, जबकि सेविंग बैंक में किया जाता है। तो ये करंट अकाउंट था। ये यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखी आ रही है, करंट अकाउंट नहीं है ये फिक्स्ड अकाउंट है। इस फिक्स्ड अकाउंट को ही हम टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चालू खाता नहीं है, ये क्या है, सावधि खाता है। सावधि का मतलब एक अवधि से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ये खाता है। तो फिक्स्ड अकाउंट आर टाइम डिपॉजिट विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। रीज़न ये होता है कि यहाँ पर टाइम पहले से फिक्स कर दिया जाता है आपका, कि कितने समय में आप जो है इतनी रेट पाओगे। देखो नॉर्मली आप देखो तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो आज के समय में शायद 3% है, पर जब आप फिक्स डिपॉजिट की बात करते हो तो ये 6 से 8 के बीच में कहीं वेरी करता है। तो ये ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर टर्म फिक्स होती है। यहाँ आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, यहाँ आपके लिए फ़िक्स कर दिया जाता है। वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल यहाँ पर भी है कि आप उस समय से पहले निकाल सकते हो, बट आपको फिर इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना कुछ इंटरेस्ट फॉरफिट कराना पड़ेगा, जब्त करना पड़ेगा आपको। मतलब कि पेमेंट जो है उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितने की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। तो ये कहलाता है हमारा फिक्स्ड या टर्म डिपॉजिट अकाउंट। आगे चलते हैं। तो दूसरा, क्योंकि सारा काम भी हम फर्स्ट में पढ़ रहे थे, दूसरा जो बैंक का, कमर्शियल बैंक का काम है वो है लैंडिंग ऑफ फंड, ऋण देना, उधार देना। तो वो आप जानते हो ये भी मेजर सोर्स है। तो ये इनकी वो एक्टिविटी है जो कमर्शियल बैंक करते हैं, जिसके थ्रू ये लोन और एडवांस देते हैं जिनको भी ज़रूरत होती है पैसे की, और उन तक वो पैसे को पहुंचाते हैं। द एडवांस जो भी ये देते हैं ये ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में हो सकता है, कैश क्रेडिट की फॉर्म में हो सकता है, एक ट्रेड बिल को डिस्काउंट कराने का काम हो सकता है, कोई टर्म लोन हो सकता है
जहाँ पर समय निश्चित हो। कंज्यूमर क्रेडिट हो सकता है, कंज्यूमर को उधार देना हो सकता है, और मिसलिनियस टाइप के एडवांस भी ये लोग देते हैं। तो ये कहलाता है लेंडिंग ऑफ फंड, जहाँ से ये इंटरेस्ट को प्राप्त करते हैं। और इसकी रेट जो होती है वो आज के डेट पर अगर हम देखें तो 6 से शायद 20% के बीच में कहीं पर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन होते हैं, अब चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे और MSME लोन होते हैं, बहुत सारे लोन हैं। तो उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है अलग अलग रूप में। फिर ये हमें एक चेक फैसिलिटी देते हैं। आप जानते हैं चेक आपने देखा है। तो चेक फैसिलिटी वो होती है जहाँ पर आप फंड को कैश फॉर्म में दूसरे तक पहुँचाने की बजाय अकाउंट से अकाउंट में पहुँचा सकते हो। तो बैंक रेंडर ए वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू देयर कस्टमर बाय कलेक्टिंग देयर चेक ड्रॉन ऑन अदर बैंक। अगर आपके नाम से किसी ने चेक लिखा है तो वो ये लेते हैं और उस जिसने वो चेक लिखा है उसके बैंक के साथ कांटेक्ट कर कर वो फंड जो है उसके बैंक से हमारे बैंक तक पहुंचा पाते हैं। तो ये काम करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पैसे के एक्सचेंज का इससे आसान साधन कोई नहीं होता, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना कैश को इधर से उधर ले जाने का। चेक जो है एक मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। एक इसके अंदर एक ऐसा यूनिक फीचर है या फंक्शन है ये बैंक का जो आपको विड्रॉवल की आज़ादी देता है। अब जिसने वो चेक काट के मुझे दिया था वो अपने अकाउंट में से पैसा ही तो निकाल रहा था। वो पैसा किस लिए निकाल रहा था? मुझे देने के लिए। ठीक है, तो एक तो उसका काम आसान हो गया कि उसने वो पैसा बैंक से नहीं निकाला, बस मुझे एक कागज़ दे दिया चेक काट कर। और मैंने भी क्या किया, मेरे पास भी कैश आने का और उसको कैश को फिर दोबारा से बैंक में डिपॉजिट कराने का रिस्क मैं भी नहीं ले सकता। मैंने भी वो जो कागज़ या चेक मिला था मुझे वो जाकर मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो एक बहुत पॉपुलर सर्विस है जो बैंक हमें देता है। ये वो चेक के फॉर्मेट हैं। दो प्रकार के चेक होते हैं। एक को हम बियरर चेक करते हैं जो एनकैशेबल होता है। एनकैशेबल का मतलब उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है जब भी मैं बैंक के काउंटर पे जाऊं तो वहाँ पर जाकर। तो वो जिसके भी नाम से होता है वो व्यक्ति उसको पैसे को निकाल सकता है। उसका इसकी एडवांटेज ये होती है कि बियरर का मतलब जिस पर होता है, जिसके नाम से बना है, उसको ये पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बियरर चेक। दूसरा होता है क्रॉस चेक। देखिए इसमें लाइन डली हुई है दो। ये क्रॉस का मतलब होता है अब जिसका नाम लिखा है इसके अकाउंट में ही पैसा जा सकता है, वो कैश नहीं विड्रॉ कर सकता। यहाँ वो कैश विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनकैशेबल। ठीक है, यहाँ ये फैसिलिटी आपके पास नहीं है। जब ये आप लाइन डाल देते हो तो दैट्स मीन्स अब आपके अकाउंट में ही जाएगा पैसा। तो ये क्रॉस चेक ऐसे होते हैं विच आर टू बी डिपॉजिट ओनली इन द पेई अकाउंट। तो पैसा मेरे अकाउंट से तो ट्रांसफ़र होगा पर सीधा पेई के अकाउंट में, उसको कैश नहीं मिलेगा। तो ये इन दोनों चेकों के बीच का डिफरेंस है। फिर रेमिटेंस ऑफ फंड है, ये मैंने आपको बताया ही था कि धन का हस्तांतरण वो करता है। अनदर साइलेंट फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ब्रांचेस। तो क्योंकि ब्रांचेस हमारी हर जगह हैं, इवन कहीं तो विदेशों में भी है, तो आप पैसा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश भेज सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट भेज सकते हो। ये फैसिलिटी भी वो हमें प्रोवाइड करता है। डिफरेंट मोड हैं इसके आज के समय में, चाहे वो NEFT हो, चाहे वो RTGS हो। आप उसके थ्रू पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट कैरिंग ए रिस्क दैट आपको अगर वो कैश में ले जाना होता तो आपको दिक्कत होती। तो वो दिक्कत आपकी ये सॉल्व करते हैं बैंक। ट्रांसफ़र ऑफ फंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूजिंग बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मेल ट्रांसफ़र ऑन नॉमिनल कमीशन चार्जेस। तो ये इनके थ्रू भी ऑनलाइन फैसिलिटी तो है ही हैं जिसको हम आगे ई-बैंकिंग के नाम से पढ़ेंगे, पर इनके थ्रू भी हम पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। ये बन जाते हैं और दूसरे बैंक में जाकर वो इनको जमा करा देते हैं वहाँ पर और इनको पैसा उनके अकाउंट में मिल जाता है। कुछ अलाइड सर्विसेज हैं। अलाइड का मतलब संबंध सेवाएं हैं। इन एडिशन टू अबव द फंक्शन बैंक आल्सो प्रोवाइड अलाइड सर्विस सच एज बिल पे करता है वो हमारे लिए, हमें लोकर फैसिलिटी रखता है जिससे हम अपनी जो कीमती चीज़ें हैं वो वहाँ रख सकते हैं। वो हमारे लिए अंडर राइटिंग का काम करता है। अंडर राइटिंग जो होता है जब एक कंपनी शेयर इशू करती है, एक बिज़नेस शेयर इशू करता है, तो उस समय ये अंडर राइटिंग की भी हमारे लिए काम करते हैं।
तो ऐसी कुछ अलाइड सर्विसेज भी देते हैं, इसीलिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, डिबेंचर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन इंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्सनल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पे करता है, डिविडेंट हमारा कलेक्ट करता है। तो बैंक हमारे लिए बहुत सारी अलाइड सर्विसेज भी देता है हमें। तो ये सारे फंक्शन थे हमारे कमर्शियल बैंक के। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा अब ई बैंकिंग आता है। तो ई बैंकिंग जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, बैंकिंग का ही। ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वे में बैंकिंग या बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर। आप घर बैठे आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ये आजकल वेरियस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। उन्हीं सभी सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, ई बैंकिंग कहते हैं। तो ई बैंकिंग इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी बैंक दैट अलाउ ए कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन सच एज मैनेजिंग सेविंग, चेकिंग अकाउंट्स, अप्लाइंग फॉर लोन and paying bill over the internet using personal computer, मोबाइल टेलीफोन और हैंड कंप्यूटर, जिसको हम पीसी कहते हैं। तो आप इनके बेस पर ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्विसेज हैं वो घर बैठे इनको अवेल कर सकते हो। इसी को क्या कहा गया है, ई बैंकिंग कहा गया है। तो ई बैंकिंग में देखिए आपको बहुत सारे मोड यहाँ पर बता रखे हैं कि ये इतनी टाइप की सर्विसेज हैं जो ई बैंकिंग हमें देता है। अब वो चाहे एटीएम हो, एटीएम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, फिर है पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम पीओएस के नाम से जानते हैं। ये वाली चीज़ है, ये पीओएस है। आप देखते हो जब आप किसी दुकान पर जाते हो तो ये मशीन होती है, आप इस मशीन के थ्रू क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। ठीक है, एटीएम ये है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, ईडीआई है, तो आप डाटा इंटरचेंज कर लेते हो जब भी आपको जैसी ज़रूरत होती है। क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर लेते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैश है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है, जो ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, तो ईएफटी। इसमें एनईएफटी भी है जिसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं। ऐसे ही आरटीजीएस भी है जिसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। तो ये दोनों ही पैसे एक के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुँच जाते हैं, और वो भी सिर्फ आप मोबाइल बैंकिंग को यूज़ कर लो, घर पर अगर पीसी है तो उसके थ्रू यूज़ कर लो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोनों में इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं, तो अभी हम वो डीपली नहीं पढ़ेंगे, हमारे वो कोर्स में नहीं है। अभी सिर्फ हमें एनईएफटी और आरटीजीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक वे है फंड को ट्रांसफ़र करने का। अब बेनिफिट ई बैंकिंग के हमें पढ़ने हैं, जो ज़्यादातर हमारे पेपर में आता है, 4 से लेके 6 नंबर तक का एक क्वेश्चन आता है। तो देयर आर वेरियस बेनिफिट ई बैंकिंग के जो एक कस्टमर को प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे इट इनकल्टेट ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। वो आपकी हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो भी आप करते हो, तो कुछ भी ऐसा छूटता नहीं है, कुछ मिसिंग होने के चांसेस नहीं होते। तो ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर मेंटेन करता है। इसमें एक ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती है बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक। आप जितनी मर्जी बार एक्सेस कर सकते हो ये बैंक का, घर बैठे ही। आपको बैंक की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इन सेवाओं को यूज़ कर सकते हो। बेटा ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों अपोजिट हो गए हैं। ये जो ये है ये अगले वाले इन पॉइंट्स की हिंदी है जो यहाँ आ गए हैं, और जो ये हिंदी लिखी हुई है ये इनकी यहाँ है, ये इंग्लिश वर्जन। और जो अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो ये रहा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को हिंदी वाले समझ लें कि ये जो इसकी हिंदी है ये इसकी हिंदी नहीं है, ये इससे नेक्स्ट वालों की हिंदी है, और जो नेक्स्ट वाले पेज पे इंग्लिश में आएंगे वो उसकी मैं जो है इंग्लिश यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका। ई बैंकिंग इज़ प्रोवाइडिंग बैंकिंग दैट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच। आपको ब्रांच की ज़रूरत नहीं है, ब्रांच से आप लिमिटेड नहीं हो, क्योंकि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, इवन आज की डेट पर बोलूँ तो आपका एक सिंपल फ़ोन जो है आप उससे भी बैंकिंग कर पा रहे हो। तो आपको
एक दीवार नहीं चाहिए, मतलब एक 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 जगह की ज़रूरत नहीं है कि उस ब्रांच में जाके ही मैं काम करा सकता हूँ। आपके लिए पूरा विश्व खुला हुआ है, आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया? ई बैंकिंग के थ्रू। ये लेस रिस्की है क्योंकि आप कैश में अब ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे हैं, तो ये बहुत आसान है आपके लिए। ग्रेटर सिक्योरिटी आपको यहाँ से मिलती है, क्योंकि नॉर्मली कहते हैं लोग कि धोखा हो जाता है, पर इतनी आसानी से धोखा नहीं होता। आप अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो धोखा नहीं हो सकता, बल्कि कि आप ज़्यादा सिक्योर हो। तो कस्टमर यहाँ पर सिक्योर ज़्यादा है क्योंकि वो कैश में डील नहीं कर रहा। कैश को हैंडल करना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ई बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आसान है। आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है कभी भी किसी भी समय। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तीन बेनिफिट यहाँ पर ले रखे हैं। इन बेनिफिट की जो हिंदी है, इंग्लिश, जो जिनकी यहाँ इंग्लिश लिखी है उसकी हिंदी ये रही, और जिनकी हिंदी यहाँ लिखी हुई है उनका जो इंग्लिश वर्जन है वो ये था जो मैं अभी आपको पढ़कर बता रहा था। अभी भी ई बैंकिंग फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए, आपको डिजिटल पेमेंट की एक फैसिलिटी देता है। आपको कैश निकाल कर उसको दोबारा से जमा कराने की या दोबारा से किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आप दे रहे हो वो उसको अब अपने बैंक में जमा कराने नहीं जाएगा, तो डिजिटल पेमेंट आपको देता है। साथ ही साथ वो आपके सामने ट्रांसपेरेंट फॉर्म में भी होता है। आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हर ट्रांजैक्शन का बहुत ईजीली पता चल जाता है। कैश लेन देन जो होते हैं उनको छुपाया जा सकता है, पर इन लेन देन को छुपाया नहीं जा सकता। तो बिजनेस के अंदर ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल आपके आपके बिजनेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। ऐसे ही ई बैंकिंग जो है 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है, 365 दिन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए आपको किसी बैंक की ब्रांच तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से भी ये काम कर सकते हैं। आल्सो कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग बाय मोबाइल फ़ोन। तो आप जो कस्टमर है किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकता है, पर जो मोबाइल फ़ोन होता है उससे कुछ ट्रांजेक्शन की सीमा निश्चित है कि आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी ना हो। तो कुछ सिक्योरिटी बना रखी है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते एक दिन में। जैसे एक दिन में एसबीआई की बात मैं करूँ तो 50,000 से ज़्यादा आप मोबाइल पर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसे ही अलग अलग बैंकों के अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। तो आप चाहें तो अगर आप बाहर भी हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप जो है इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाकर अपना जो ट्रांजैक्शन है इन तक सीमा तक आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ ई बैंकिंग हमें देता है। अब ई बैंकिंग सिर्फ ये फैसिलिटी हमें नहीं देता, वो बैंक को भी बहुत फ़ायदा इनसे पहुंचाता है। तो बेनिफिट बैंक को भी है, कस्टमर को नहीं है, बैंक को भी फ़ायदा है। बैंक को क्या मिल रहा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है। जिसके पास जितना अच्छा ये ई बैंकिंग सिस्टम है बैंक का, वो उतना ही ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, वो उतना ही ज़्यादा बैंकिंग जो कंपटीशन है उसमें आगे निकलता जा रहा है। तो जिसने अपना जितना अच्छा सिक्योर प्लेटफॉर्म बना रखा है अपने कस्टमर के लिए, वो उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है। तो उसको एक वो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी प्रदान करता है। आल्सो ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड द नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब हमें ब्रांच ज़्यादा खोलने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे आजकल बैंकों ने अब ब्रांचेस खोलने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रखा। अपनी जो ये ई बैंकिंग फैसिलिटी है इसको सुधारने पर ज़्यादा ध्यान दे रखा है कि कैसे हम इसको यूज़र फ्रेंडली बना सकें और जो कस्टमर है उसको वो अच्छे ढंग से यूज़ कर पाए। तो ब्रांच खोलने से कुछ नहीं होता, ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है उसको एडवांस बनाया जाए। तो अब आप देखोगे कि बैंक की ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खुल रही, एटीएम भी आजकल कम होते जा रहे हैं, वो आपको आजकल ई बैंकिंग फैसिलिटी ज़्यादा दे रहे हैं। इसीलिए अब इन्हीं के थ्रू क्या हुआ, ब्रांच पर जो लोड था वो कम होता चला गया, अब वो रिड्यूस हो गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसा सेंट्रलाइज डाटाबेस बन गया है कि अब हमें पासबुक में एंट्री कराने, प्रिंट कराने के लिए अपने बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्टेटमेंट आपके ईमेल पर ही, आपको घर पर ही मिल जाएगी। तो बहुत सारा सेंट्रलाइज डाटाबेस ऐसा है जिसने आपके बहुत सारे जो अकाउंटिंग फंक्शन थे उनको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया है। वो बैंक के लिए बहुत बेनिफिशियरी हो रहा है। बैंक को उतना ज़्यादा अब रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो बहुत सारे अकाउंटिंग फंक्शन जो मैनुअली पहले एक क्लर्क करते थे बैंक में, वो काम अब ईजिली जो है एक जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया गया है और उसके थ्रू वो काम हो रहा है। तो बहुत सारे अकाउंटिंग फंक्शन जो हैं अब आज की डेट पर
किसने टेक ऑन ओवर कर लिए हैं? इस ई बैंकिंग सिस्टम ने कर लिए हैं, तो इसका बैंक को भी एक लाभ मिल रहा है। तो इसी के साथ ये जो आज की वीडियो थी ये यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि यही हमारे बैंकिंग के अंदर पूरा चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में इंश्योरेंस के साथ आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। थैंक यू।